नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपका टेस्ट है दोस्तों। जी हाँ, जिसमें हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में से कितने का आंसर आप जानते थे, ठीक है। और सभी प्रश्न का आंसर पहले आपको खुद से देना है, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। और दोस्तों, पिछला जो टेस्ट लिए थे उसमें आप लोग का परफॉर्मेंस काफ़ी ही अच्छा था, काफ़ी ही शानदार था। बस आप लोग इसी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब समय कम है। तो आप लोग टेस्ट लेने का मकसद यही कि आप लोग को जो है कॉन्फिडेंस बना रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम चलते हैं पहला प्रश्न पे। सभी को आंसर आपको पहले खुद से करना है, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। और आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मेरा दूसरा सब्जेक्ट का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है 0 डिग्री, दूसरा में दे रहा है 90 डिग्री, तीसरा में दे रहा है 60 डिग्री और चौथा में दे रहा है 120 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव यानी पोल पर जो होता है नमन कोण का मान क्या होता है। मैग्नेटिक पोल पर जो होता है नमन कोण का मान वो क्या होता है। तो देखिए इस तरह का अर्थ होता है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इक्वेटर पर अगर नमन कोण का मान पूछे तो 0 डिग्री होता है, और पोल पर पूछे यानी चुंबकीय ध्रुव पर पूछे तो कितना होता है 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, ठीक है। 90 डिग्री दोनों तरफ 90 डिग्री होता है, तो आप याद रखिएगा। और इक्वेटर के पास 0 डिग्री नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो मेरे यहाँ नमन कोण चुंबकीय ध्रुव पर यानी मैग्नेटिक पोल पर पूछा जा रहा है, तो नमन कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न का आंसर पहले आप खुद से दीजिएगा, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि साथ साथ आंसर भी करते चलेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और जितने भी प्रश्न इसमें बताए गए हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप एग्जाम से पहले इसे ज़रूर फटाफट याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आए तो गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा है मूल गेट है। मूल गेट है यानी बेसिक गेट जो है यह कौन कौन होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है एंड और दूसरा में दे रहा है नैंड और नॉर, और तीसरा में दे रहा है एंड और नोट, और तीसरा में दे रहा है और एंड नोट, ठीक है। तो आपको बताना है कि बेसिक गेट जो होता है वह कौन कौन होता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन देना है, खुद से पहले आंसर सोचिए। तो देखिए बेसिक गेट पूछा जाता है, आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि एंड एंड हो गया, और हो गया, और नॉट हो गया। ये तीन जो है, यह जो तीन है यह बेसिक गेट है, ठीक है। आप याद रखिएगा बेसिक गेट है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। एंड और नॉट ये तीन जो है यह बेसिक गेट है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या बताया एंड और नॉट, ठीक है। एंड और नॉट जो है बेसिक गेट है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त परिसर में नहीं पड़ता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छा तरह से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है अवरक्त परिसर में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हम्फ्री सीरीज, दूसरा में है हुंड सीरीज, तीसरा में ब्रैकेट सीरीज और चौथा में लाइमन सीरीज। तो कह रहा है कि अवरक्त परिसर यानी इंफ्रारेड रीजन में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले खुद से सोचिए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए इसका डी ऑप्शन यहाँ पे लाइमन सीरीज हो जाएगा, ठीक है। लाइमन सीरीज डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, लाइमन सीरीज। बाकी जो तीन जो ऑप्शन दिया हम्फ्री सीरीज हो गया, हुंड सीरीज हो गया, ब्रैकेट सीरीज हो गया, ये तीन जो है यह जो है अवरक्त परिसर में पड़ता है, ठीक है। अवरक्त रीजन में पड़ता है, लेकिन लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है, ठीक है। और अगर और हो गया कहने का मतलब बामर सीरीज जो होता है विजिबल रीजन में पड़ता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, लाइमन सीरीज जो होता है अवरक्त परिसर में नहीं पड़ता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है यानी कि पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है न्यूटन, दूसरा दे रहा है एम्पियर मीटर, तीसरा दे रहा है न्यूटन पर मीटर और चौथा दे रहा है एम्पियर पर मीटर। तो 4 ऑप्शन दिया, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक बताना है, ठीक है। तो देखिए पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है एम्पियर मीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि और गेट का बुलियन व्यंजक है। और गेट का बुलियन
व्यंजक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है ए डॉट बी इजक्वल टू वाई, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है ए प्लस बी इजक्वल टू वाई, और तीसरा दे रहा है ए इजक्वल टू बी, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन व्यंजक आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले और गेट जो होता है, आपको हम ट्रिक बताए थे एंड गेट के याद करने के लिए। क्या बताए थे? ट्रिक बताए थे एंड गेट का, ए एन डी, डी हुआ। तो डी से यहाँ पे आपको क्या समझना है? डॉट समझना है। यानी कि अगर एंड गेट इस तरह का सिंबल होता है, एंड गेट का इसका सिंबल है, यहाँ पे ए है और बी है, इसका वाई जो हो जाता है ए डॉट बी, इस तरह का इसका वाई होता है, मैंने आउटपुट जो होगा ए डॉट बी हो जाएगा। और यही पे अगर आपका ये एंड गेट हो गया, और गेट अगर निकालना रहता है तो आपको क्या बताए थे? इसमें प्लस लगा देना है, ठीक है, ए प्लस बी, और गेट का ये हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन है। यहाँ पे ट्रिक बताए थे एंड का आप हमेशा याद रखिए, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ए एन डी, ठीक है, ए एन डी हो गया। तो डी से डॉट इसका, यानी इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वाई इक्वल टू ए डॉट बी, मैंने आउटपुट जो होगा ए डॉट बी हो जाएगा। तो मेरा ये वाला याद रहेगा, तो आप फिर दूसरा जो बच जाएगा प्लस बच जाएगा, तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसका सिंबल इस तरह का होता है, और इसका आउटपुट ये हो गया, ये एंड गेट का, तो ये मेरा है वाई इक्वल टू ए प्लस बी जो हो गया और गेट के लिए हो गया। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर मैंने हमें प्राप्त करना है तो जर्मेनियम में जो हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे वह कौन सा इम्प्योरिटी मिलाएंगे? बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त करना है ना, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर प्राप्त करना है तो उसमें जो है पेंटावैलेंट अपद्रव्य को मिलाया जाता है, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, पेंटावैलेंट। यही अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर प्राप्त करना रहता है तो उसमें जो होता है ट्राईवैलेंट मैंने अपद्रव्य को मिलाते हैं, ठीक है। ट्राईवैलेंट आप याद रखिएगा, पी टाइप में ट्राईवैलेंट और एन टाइप में पेंटावैलेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में करें निम्नलिखित में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता है? एक्स किरणें के, कैथोड किरणें के, गामा किरणें के, या बीटा किरणें के? तो देखिए महत्तम भेदन क्षमता यानी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? तो यह जो होता है गामा किरणें के होता है, ठीक है, गामा किरणें के। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, गामा किरणें, यानी गामा किरण का जो होता है मैक्सिमम भेदन क्षमता होता है, यानी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में करें कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में हरा रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में जो कलर कोड में हरा रंग के लिए मान होता है वो क्या होता है? 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, या 6 होता है? तो देखिए आपको ट्रिक बताए थे बी रो ए जी बी के लिए, ठीक है, इस तरह से आपको ट्रिक बताए थे। नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया और ग्रीन हो गया। तो ग्रीन देखिए कितने नंबर पे आ रहा है? मेरा 5 नंबर इसका कोड आ रहा है, ठीक है, 5। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा, ये ट्रिक हम आपको बताए थे पहले, इस पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि बी रोए जीबी के लिए इस तरह से ट्रिक बताए थे, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक बताए थे। अगर वीडियो नहीं देखे तो आपको मेरा चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में करा है कि एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है, ठीक है। एन टाइप अर्धचालक है उसमें मुख्य धारावाहक जो होता है वो क्या होता है, यानी मेजर करंट कैरियर क्या होता है, ठीक है। एन टाइप में होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन टाइप में कह रहा है ना, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप अर्धचालक का मुख्य धारावाहक जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पी टाइप अगर पूछा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछा जाता है तो वहाँ पे होल हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां में कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। व्यतिकरण, दूसरा प्रकीर्णन, और तीसरा अपवर्तन, और चौथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका उपयोग जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। तो यह जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर
कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, प्रति मीटर, उपयुक्त, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए आप लोग क्या करेगा कि एग्जाम में कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिएगा डायोप्टर खत्म किया तुरंत इसको रंग कर चले आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं दोस्त, आपको पहले क्वेश्चन से अच्छा से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत हो जाता है, ठीक है। जो आसान क्वेश्चन रहता है वही गलत होता है, इसलिए पहले आप ऑप्शन में पढ़िएगा क्या क्या कह रहा है कि डायोप्टर, दूसरा में प्रति मीटर, और तीसरा में उपयुक्त, दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो लेंस का क्षमता का ऐसा जो मात्रक होता है डायोप्टर भी होता है और प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे मैंने सही है, लेकिन आप फटाक से आंसर मारकर आगे मत बढ़िएगा, पहले ऑप्शन पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का लेने का मकसद यही है मेरा, ठीक है, कि पहले आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर आप लगाइएगा, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो 1/f इसका तो 1 हो गया, इसका यूनिट क्या होता है, मैंने यह लेंथ है तो मीटर होगा, तो यानी प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रति मीटर, और प्रति मीटर को ही डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे यूनिट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर 12 में करें कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो शीशा का कितना होता है, 1.5 होता है। जल का कितना है, 1.33 होता है। और हवा का कितना होता है, 1 होता है। और डायमंड का कितना होता है, 2.42 होता है। तो किसका अधिक हो रहा है, हीरा का हो रहा है। तो हीरा मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध है 1000 ओम, दूसरा में 10,000 ओम, तीसरा में 50,000 ओम, और चौथा में 5,000 ओम। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो विद्युत प्रतिरोध है वह 50,000 ओम है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 50,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहे एल आर परिपथ में पावर फैक्टर होती है। एल आर परिपथ में जो पावर फैक्टर होती है वो क्या होती है। तो आपको चार ऑप्शन दिया हो, आपको इसको में चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक आपसे पूछा जा रहा है एल आर परिपथ में। तो आपको हम बता देते हैं R/r² प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर के अंडर रूट होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा पावर फैक्टर का, R/r² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू एल स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एल आर परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है यह बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया गया लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया गया लेंस होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर निकट दृष्टि दोष कहता तो अवतल लेंस होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष कहता है अवतल, दूर के लिए उत्तल, और बेलनाकार जो होता है अबिंदुकता के लिए होता है। अबिंदुकता अगर दृष्टि दोष हुआ रहता है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बाईफोकल लेंस जो होता है यह जो होता है जरा दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको चारों बता दिए हैं, आप चारों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई, यानी स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर बढ़ता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप विड्थ वाला फार्मूला जानते हो कि लैम्डा d/2d होता है, यानी विड्थ के चौड़ाई बराबर जो होता है फार्मूला ये लैम्डा d/2d होता है। और यह जो d है कैपिटल D, यह जो है स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है। तो अगर आप d को बढ़ाते हैं तो b भी बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी विड्थ ऑफ मैंने फ्रिंज की विड्थ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही तो आंसर है, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी यानी d को अगर आप इंक्रीज करिएगा तो b भी बढ़ेगा, यानी फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि 1 HP हॉर्स पावर बराबर जो होता है 736 वाट होता है, 764 वाट होता है, 746 वाट होता है, 846 वाट होता है। तो यहाँ पे 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट आप याद रखेगा। वो A1 HP बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, ठीक है। यानी कि कोई टीवी मैंने प्रेषण टावर है, ठीक है, यानी टीवी जो सिग्नल मैंने होता है प्राप्त करने वाला वह टावर है भेजने वाला, उसका ऊंचाई 245 मीटर है। तो वह कह रहा है कि अधिकतम कितने दूरी तक यह प्रसारण जो है पहुंचाएगा, यानी कितने दूरी तक वह मैंने सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो देखिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, D = अंडर रूट
2HR, ठीक है। HR यह जो है 2 हो गया, और H जो हो गया यह हाइट ऑफ एंटीना होता है, ठीक है, हाइट ऑफ एंटीना। और R जो है यह रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे D इक्वल टू है, कहने मतलब ये D जो है कितना दूरी तक यह जो सिग्नल भेजेगा यही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे √ लिख दिए, और 2H कितना हमारे दिया हुआ है, 245 दिया हुआ है, ठीक है। और गुने मेरा R कितना है, 6400 किलोमीटर है। यह मीटर में, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 64 गुने 1000 हो जाएगा, ठीक है। 6400 गुने 1000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा इतना आ रहा है, 1000 है ये, ठीक है, 1000 है। तो यहाँ पे देखिए 64, अगर इसको आप 245 को अगर आप कहने का मतलब तोड़ते हैं, कितना मतलब है, अगर आप इसको 5 में मैंने 5 गुने 49, इसको इस तरह से अगर दोनों को गुना करिएगा तो इतना 245 आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ के बाद देखिए कैलकुलेशन हम करते हैं। यहाँ के बाद हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 49 × 64 × 10⁵, ठीक है, 10⁵। इसको कैलकुलेशन करके इतना आ रहा है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, इसको 10 अगर मैंने कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 49। तो 49 को 7 गुने 7 लिख लीजिए, और इसको जो है 8 गुने 8 लिख लीजिए। और ये 10 के पावर यहाँ पे, यहाँ 10 के पावर 5 है, और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6। तो इसे √ हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ से एक 7 बाहर निकलेगा, और यहाँ से एक 8 बाहर निकलेगा, और यहाँ से 10 के पावर 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी 8 7 56, और 56 यह जो है 10 के पावर 3 यानी 56 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 56 किलोमीटर मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 56 किलोमीटर। आपको बस ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, D = 2HR। इस फार्मूला को याद रखिए, बाकी कैलकुलेशन है आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम कैलकुलेट करके भी बता दिए, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, मेरा 56 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 हो गया, 19वां नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा अभियंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत VI, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में VI दे रहा है, तो आप फार्मूला जानते होंगे, P = VI होता है, ठीक है। और फिर अगर आप कहने मतलब आप जानते होंगे कि V = IR होता है, ठीक है, V = IR होता है। तो यहाँ पे V की जगह पे वैल्यू धरिएगा, तो कितना हो जाएगा, IR × I, तो कितना हो जाएगा, I² R हो जाएगा। यानी मेरा I² R कौन सा मिल गया, सी ऑप्शन भी मिल गया, ए ऑप्शन भी मिल गया, ठीक है। और फिर अगर भी मैंने I की जगह पे, H की जगह पे अगर VY R धरते हैं, ठीक है, I की जगह पे VY R धरते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए I यहाँ पे भी रह दिए, और इसको इस तरह से धर दिए, तो V² R आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन भी मिल रहा है, बी ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी जो है डी ऑप्शन जो दे रहा है IR² यह नहीं मैंने निरूपित कर रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी अच्छा तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, और काल्पनिक और सीधा। तो यहाँ पे काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शक का जो अंतिम फाइनल इमेज जो होता है वह काल्पनिक और उल्टा होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिएगा, और उन्हें भी बोलिए कि आप इस 25 प्रश्न को बनाइए, और आप हमें बताओ उसका स्कोर पूछिए कि कितना आप ला रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, शून्य होता है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी एक पॉइंट पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर, कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, कणिका कहते हैं, या पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो कणिका कहते हैं, ठीक है, यानी फोटॉन्स। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बना है उसे कणिका कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक रंग का उदाहरण है। प्राथमिक रंग का उदाहरण है, तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आज में आपको इसको मैंने पता करना है कि प्राइमरी कलर का एग्जाम्पल कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला, ठीक है, लाल और हरा नीला। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, लाल, हरा, नीला। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों आप लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में से कितने का आंसर आपको पता था, ताकि आपका तैयारी का पता चल सके किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। तो लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि
40 कह रहे हैं 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएँ तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। यानी 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो उसका सम्मिलित शक्ति होगा। तो देखिए आपको बताए थे कि 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ठीक है, अगर आपको पावर दिया रहे तो अगर इसको सम्मिलित शक्ति यानी इक्विवेलेंट पावर निकालना है तो इस तरह पे इस फार्मूला पे यूज बना देना है। ठीक है, श्रेणी क्रम में रहेगा तो। ठीक है, तो मेरा श्रेणी क्रम में ही दिया हुआ है तो देखिए वैल्यू धर दीजिए 1/60 प्लस 1/40। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जा रहा है 120 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप 60 दूनी 120 और ये 3, तो यानी मेरा कितना आ रहा है, मेरा वैल्यू कितना आ रहा है देखिए इधर लिख रहे हैं 5/120 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको आप काटिएगा तो कितना मतलब कटेगा 24 मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/P बराबर आ गया 1/24, तो P बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24, तो यह 24 वाट मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 24 वाट मेरा फाइनल आंसर आ गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 24 वाट। देखिए क्या किए, कुछ नहीं कि आप इस फार्मूला पे धर दीजिएगा 1/P1 प्लस 1/P2। इस फार्मूला पर धरिए, अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो, अगर आपको मैंने समांतर क्रम में रहेगा तो इस फार्मूला पे धरिएगा। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए, यह समांतर क्रम के लिए, यह श्रेणी क्रम के लिए, अब वैल्यू धर दीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर। 25वां में कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए अब जो होता है ट्रांसफार्मर अनुपात होता है तो 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस तरह का प्रश्न पहले भी करवा चुके हैं। कह रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर अनुपात, तो अपचाई ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर अनुपात होता है 1 से कम होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 से कम। यही अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए पूछा जाता है ट्रांसफार्मर अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो तो वहाँ पे 1 से अधिक होता, लेकिन अपचाई यानी स्टेप डाउन के लिए पूछा जा रहा है तो 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम संबंध है आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और दोस्तों 25 में से कितने का आंसर आपको पता था वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से आप कितना का आंसर सही किए, और इसका आंसर कमेंट करके भी करिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और उन्हें भी इस मैंने टेस्ट को देने के लिए बोलिएगा और उनसे स्कोर जरूर पूछिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।